नमस्कार। प्रस्तुत है अग्नि समाधि, मुंशी प्रेमचंद की कहानी। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु पयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे गांजे, चरस और भंग का चस्का पड़ गया, जिसका फल ये हुआ कि एक मेहनती, उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में नशे का आनंद कहा। किसी वट वृक्ष के नीचे धूनी जल रही है। एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं। भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं। बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं। मजूरी धातुरी में ये स्वर्ग सुख कहा। चिलम भरना पयाग का काम था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी और पयाग को यह फल तत्काल मिलता था। चिल्मों पर पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वो आनंद से विभल हो उठता। उस पर आत्मविस्मृति सी छा जाती। वह सौरभ संगीत और प्रकाश से भरे हुए संसार में पहुंच जाता। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मन रात के 10-11 बजे उसे बुलाने आती, तो पयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता। विशेषकर जब जब उसे घर आने पर ही मालूम होता कि भी चूल्हा नहीं जला और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है। वो जाति का भार था। गांव की चौकीदारी उसकी मिराज थी। 2 रुपए और कुछ आने का वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुफ्त। काम था सप्ताह में एक दिन थाने जाना, वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। त्याग रक्त के घूंट पी पी कर ये काम करता, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती। आंसू यूं पूछते थे कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपए और कुछ आने कम भी न थे। फिर गांव में भी बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर तो उसका रोब था ही। वेतन पेंशन थी, और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वह पया के जेब खर्च की मद में आ गई। अतएव जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंतोत्पादक रूप धारण करने लगा। इन सत्संगों के पहले ये दंपति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मणी लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती। प्रयाग कभी आरा चलाता, कभी हल जोतता, कभी पुर हाँकता। जो काम सामने आता उसमें जुट जाता। हंसमुख, श्रमशील, विनोदी और निर्द्वंद आदमी था वो। ऐसा आदमी कभी भूखों नहीं मरता। उस पर नम्र इतना कि किसी के लिए ना नहीं करता। किसी ने कुछ कहा और वो अच्छा भैया कहकर दौड़ा। इसलिए उसका गांव में बहुत मान भी था। इसी की बदौलत निरुद्यम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट न हुआ। दोनों जून की तो बात ही क्या, जब महतो को ये रिद्धि न प्राप्त थी, जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बंधाती थी, तो प्रयाग किस गिनती में था। हाँ, 1 जून की दाल रोटी में कोई संदेह नहीं था। परंतु अभी समस्या दिन बर दिन विषमतर होती जाती। उस पर यह विपत्ति कि रुक्मिन भी अब किसी कारण से पति परायण, उतनी सेवाशील, उतनी तत्पर न थी। उतनी प्रगल्भता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था। अतः प्रयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे आजीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वो निश्चिंत होकर भगवत ज्ञान में, साधु सेवा में प्रवृत्त हो जाए। एक दिन रुक्मणी बाजार में लकड़ियां बेचकर लौटी, तो प्रयाग ने कहा, ला, कुछ पैसे दे, दम लगाऊं मैं। रुक्मणी ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने की ऐसी क्या चाट है? तो काम क्यों नहीं करते हो? क्या आजकल कोई बाबा नहीं है? जाकर चिलम भरो उनकी। प्रयाग ने त्योरी चढ़ाकर कहा, भला चाहती है तो पैसे दे दे, नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा तब रोती फिरेगी। रुक्मणी अंगूठा दिखाकर बोली, रोए मेरी बला, तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कोर खिला देते हो। अब भी छाती फाड़ती हूँ, तब भी छाती फाड़ूंगी। तो अब यही फैसला है? हाँ हाँ कह तो दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। गहने बनवाने के लिए पैसे हैं, और मैं 4 पैसे मांगू तो यूं जवाब देती है। रुक्मणी तिनक कर बोली, गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया, या इतना भी नहीं देखा जाता। प्रयाग उस दिन घर न आया। रात के 9 बज गए। तब रुक्मणी ने किवाड़ बंद कर लिया। समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा। समझता होगा मुझे मनाने आएगी, मेरी बला जाती है। जब दूसरे दिन भी प्रयाग न आया, तो रुक्मणी को चिंता हुई। गांव भर छान आई, चिड़िया किसी डाल पर न मिली। उस दिन उसने रसोई भी न बनाई। रात को लेटी भी तो बहुत देर तक आंख न लगी। शंका हो रही थी, प्रयाग सचमुच तो विरक्त नहीं हो गया। उसने सोचा, प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी,
किसी साधु संत के साथ होगा, जाकर थाने में रपट कर दूंगी। अभी अभी तड़का ही था कि रुक्मिणी थाने में जाने को तैयार हुई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि पयाग आता हुआ दिखाई दिया। पर वो अकेला ना था, उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। उसकी छींट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुक्मिणी का कलेजा धक से हो गया। वो एक क्षण हतबुद्धि सी खड़ी रही, तब बढ़कर नई सोच को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले चली, जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा है। जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मणी ने प्याग से पूछा, इसे कहाँ से लाए? प्याग ने हंसकर कहा, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धंधा करेगी, पड़ी रहेगी। मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया। प्रयाग ने तिरछी चितवनों से देखकर कहा, दुत पगली, इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया हूं। नई के आगे पुराने को कौन पूछता है? चल, मन जिससे मिले वही नई है, मन जिससे ना मिले वो पुरानी। ला, कुछ पैसा हो तो दे, 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ते। हाँ देख तो, 2-4 दिन इस बेचारे को खिला पिला दे, फिर तो आप ही काम करने लगेगी। रुक्मणी ने पूरा रुपया लाकर प्रयाग के हाथ पर रख दिया। दूसरी बार कहने की जरूरत न पड़ी। प्रयाग में चाहे कोई और गुण हो या ना हो, ये मानना पड़ेगा कि वह शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया। 1 मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़ी। रुक्मणी अपनी सारी चौकड़ियां भूल गई। बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियां तोड़, कभी चारा काट, कभी उपले पात। बाजार जाती, वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो प्रयाग के हत्थे चढ़ा देती, आधे में घर का काम चलता। सोत को कोई काम न करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन, सोत है तो क्या, अभी तो कल की बहुरिया, 2-4 महीने आराम से रहेगी तो क्या याद करेगी, मैं तो हूं ही काम करने को। गांव भर में रुक्मणी के शील स्वभाव का बड़ा बखान होता था, पर सत्संगी घाघ पयाग सब समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था। एक दिन बहू ने कहा, दीदी, अब तो घर में बैठे बैठे जी उठता है, मुझे भी कोई काम दिला दो। रुक्मणी ने स्नेह सिंचित स्वर में कहा, क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाने पर लगी हुई हो? भीतर का काम किए जा, बाहर के लिए मैं हूं ही। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़कर सिलिया हो गया। इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब न दिया, लेकिन वह लोंडियों की दशा अब इसके लिए असहाय हो गई थी। वो दिन भर का काम करते करते मरे, कोई पूछता नहीं था। रुक्मिणी बाहर से 4 पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है। अब सिलिया भी मजदूरी करेगी और इस मालकिन का घमंड तोड़ कर रख देगी। प्रयाग पैसों का यार है, ये बात उससे अब छिपी न थी। जब रुक्मिणी चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की टट्टी लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सिलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गई। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने कुछ। नई बहू की आवाभगत कौन न करता। पहले ही दिन दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पीसनहारी का स्थान खाली है और वह इस कमी को पूरा कर सकती है। वो यहाँ से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई टोकरी थी। प्रयाग ने पहर रात ही से चक्की की आवाज सुनी तो रुक्मणी से बोला, आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी। रुक्मणी बाजार से आटा लाई थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था। उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने पीसने को कहा? किसका अनाज पीस रही है? सिलिया ने निशंक होकर कहा, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूँ तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की घुमर घुमर भी नहीं सही जाती। लाओ, टोकरी दे दो। बैठे बैठे कब तक खाऊंगी? 2 महीने तो हो गए। मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा। तुम कहो चाहे ना कहो, अपना भी तो कोई धर्म है। तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती। आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं, किसका गेहूं है? मैं सवेरे उसके सिर पर पटक आऊंगी। सिलिया ने रुक्मिणी के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली, पैसे क्यों न देंगे, कुछ बेकार करती हूँ। तू न मानेगी, तुम्हारी लौंडी बनकर न रहूंगी। ये तकरार सुन पयाग भी आ पहुंचा और रुक्मिणी से बोला, काम करती है तो करने क्यों नहीं देती? क्या अब जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी? हो गए 2 महीने, तुम क्या जा, नाक तो मेरी कटेगी। सिलिया बोल उठी, तो क्या बैठे बैठे कोई खिलाता है? चौका बर्तन झाड़ू बुहारी, रोटी पानी पीसना कूटना कौन करता है? पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में घट्टे पड़ गए, मुझसे अब सारा काम ना होगा। प्रयाग ने कहा,
तो तू ही बाजार जाया कर। घर का काम रहने दे। क्यों? क्यों ना जाया करूं? अरे मैं तो कह रहा हूं कि तू जाया कर। प्रयाग ने कहा, जाया कर, जाया कर, जाया कर। रुक्मणी काम कर लेगी। रुक्मणी ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकालते लाज नहीं आती तुम्हें? 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा? सिलिया ने आग्रह करके कहा, संसार क्या कहेगा? क्या कोई ऐब करने जाती हूँ? सिलिया की डिग्री हो गई। आधिपत्य रुक्मणी के हाथ से निकल गया। सिलिया की अमलदारी हो गई। जवान औरत थी, गेहूं पीस कर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गई। गट्ठा उठाए न उठता था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था, उनसे भी उसने बाजी मार ली। ये गट्ठा 12 आने का बिका। सिलिया ने आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, तरकारी सब कुछ खरीद और 4 आने बचा भी लिए। रुक्मणी ने समझा कि सिलिया बाजार से 2-4 पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन फिर से बाजार जाने लगूंगी। फिर मेरा राज्य हो जाएगा। और ये सामान देख तो उसकी आंखें खुल गई। प्रयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बयान करने लगा। महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मैसर न हुई। बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करके बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिल गई। बोला, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे। सब खर्च कर डाले। कुछ बचे हो तो मुझे दे दे। सिलिया ने 4 पैसे, 4 आने प्रयाग को दे दिए। प्रयाग पैसे खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया। रुक्मणी तो 2-4 पैसों में ही टाल देती थी। मुझे गाड़ कर रखना थोड़े ही है। पैसा खाने पीने के लिए है या गाड़ने के लिए? अब तू ही बाजार जाया कर। रुक्मणी घर का काम करेगी। रुक्मणी और सिलिया में संग्राम छिड़ गया। सिलिया प्रयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़ परिश्रम करती। पहर रात ही से उसकी चक्की की आवाज कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने चली जाती और जरा देर सुस्ता कर बाजार की राह लेती। वहां से लौटकर भी बेकार न बैठती। कभी सन काटती, कभी लकड़ियां तोड़ती। रुक्मणी उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब भी अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाथती और गांव में बेचती। प्रयाग के दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश हिस्सा देने का प्रयास करती, पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए न हिलती। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन चिड़िया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना था, धूप तेज थी। उसने सोचा, नहाकर जब बाजार जाऊंगी। घास द्वार पर ही रखकर वो तालाब में नहाने चली गई। रुक्मणी ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसिन के घर में छिपा दी और गट्ठे को ढीला करके बराबर कर दिया। सिलिया नहाकर लौटी तो घास कम मालूम हुई। रुक्मणी ने पूछा रुक्मणी से पूछा तो उसने कहा, मैं नहीं जानती। सिलिया ने गाली देना शुरू की। जिसने मेरी घास छुई हो उसके देह में कीड़े पड़े, उसके बाप भाई मर जाएं, उसकी आंखें फूट जाएं। रुक्मणी कुछ देर तक तो जब के बैठी रही। आखिर खून में उबाल आ ही गया। झल्ला कर उठी और सिलिया के 2-3 तमाचे लगा दिए। सिलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारा मोहल्ला जमा हो गया। सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सभी की आंखों में खटकती थी। पर सबसे अधिक घास क्यों छीलती है? सबसे ज्यादा लकड़ियां क्यों लाती है? इतने सवेरे क्यों उठती है? इतने पैसे क्यों लाती है? इन सभी कारणों से पड़ोसियों की सहानुभूति से वो वंचित हो गई थी। सब उसी को बुरा भला कहने लगी। मुट्ठी भर घास के लिए इतना उधम मचा डाला। इतनी घास तो आदमी झाड़ कर फेंक देता है। घास ना हुई, सोना हो गया। तुझे तो सोचना चाहिए था। अगर किसी ने ले ही लिया है तो गांव का ही, घर का ही। बाहर का कोई चोर तो नहीं आया। तूने इतनी गालियां दी तो किसको दी? पड़ोसियों को ही तो दी। संयोग से उस दिन प्रयाग थाने गया हुआ था। शाम को थका मांदा लौटा तो सिलिया से बोला, ला कुछ पैसे दे दे, दम लगाओ, थक कर चूर हो गया हूँ। सिलिया उसे देखते ही हाय हाय करके रोने लगी। प्रयाग ने घबरा कर पूछा, अरे क्या हुआ? रोती क्यों हो? कहीं कहीं गमी तो नहीं हो गई? नहर से कोई आदमी तो नहीं आया? अब इस घर में मेरा रहना ना होगा। अपने घर चली जाऊंगी। अरे कुछ मुंह से तो बोल। हुआ क्या? गांव में किसी ने गाली दी? किसी ने गाली दी है क्या? घर फूंक दूं? उसका चालान करवा दूं? सिलिया ने रो रो कर सारी कथा कह सुनाई। प्रयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी। झल्लाया हुआ था। सारी कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुक्मिणी पानी भरने गई थी। वह भी घड़ा भी न रख पाई थी कि प्रयाग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते बेदम कर दिया। वह मार का जवाब गालियों से देती थी और प्रयाग हर एक गाली पर झल्ला झल्ला कर उसे मारता था। यहाँ तक कि रुक्मिणी के घुटने फूट गए, चूड़ियां टूट गई। सिलिया बीच बीच में कहती जाती थी, वाह रे तेरा दीदा,
वारे तेरी जबान, तुम तो ऐसी औरत देखी ही नहीं। औरत काहे को डाइन है, जरा भी मुंह में लगाम नहीं। किंतु रुक्मणी उसकी बातों को मानो सुनती ही न थी। उसकी सारी शक्ति पयाग को कोसने में लगी थी। पयाग मारते मारते थक गया, पर रुक्मणी की जबान न थकी। बस यही रट लगाई हुई थी, तू मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तुझे भवानी खाए, तुझे मिर्गी आए। पयाग रह रहकर क्रोध से तिलमिला उठता और आकर दो चार लाते जमा देता। पर रुक्मणी को अब शायद चोट ही न लगती थी। वो जगह से हिलती भी न थी। सिर के बाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रही थी। उसके स्वर में अब क्रोध न था, केवल एक उन्मादमय प्रवाह था। उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो उठी थी। अंधेरा हुआ तो रुक्मणी उठकर एक ओर निकल गई, जैसे आंखों आंखों से आंसू की धार निकल जाती है। सिलिया भोजन बना रही थी। उसने उसे जाते देखा भी, पर कुछ पूछा नहीं। द्वार पर प्याग बैठा चिलम पी रहा था। उसने भी कुछ न कहा। जब फसल पकने लगती थी तो डेढ़ दो महीने तक प्याग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माघी में वह हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मड़ैया डाल लेता था और रात को खा पीकर आग चिलम और तमाकू चरस लिए इसी मड़ैया में जाकर पड़ा रहता था। चैत के अंत तक उसका यही नियम था। आजकल वही दिन थे। फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी। दो चार दिन में कटाई शुरू होने वाली थी। प्रयाग ने 10 बजे रात तक रुक्मिणी की राह देखी। फिर ये समझकर कि शायद किसी पड़ोसिन के घर सो रही होगी, उसने खा पीकर अपनी लाठी उठाई और सिलिया से बोला, किवाड़ बंद कर ले। अगर रुक्मिणी आए तो खोल देना और मना जुना कर थोड़ा बहुत खिला भी देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, मुझे न जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया। मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ था। कहीं बूढ़ घास न मरी हो तो कल आफत आ जाए। सिलिया बोली, न जाने वह आएगी कि नहीं। मैं अकेली कैसी रहूंगी, मुझे डर लगता है। तेरे घर में कौन रहेगा। सूना घर पाकर कोई लोटा थाली उठा ले जाए तो डर किस बात का है। फिर रुक्मणी तो आती ही होगी। सिलिया ने अंदर से टट्टी बंद कर ली। पयाग हार की ओर चला। चरस की तरंग में ये भजन गाता जाता था। ठगनी क्या नैना झमकावे, कद्दू काट मृदंग बनावे। सहसा सिवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जलाई। एक क्षण में ज्वाला सी दहक उठी। उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है वहां। अरे, ये आग कौन जलाता है। ऊपर उठती हुई ज्वालाओं में अपनी आग ने जीवा से उत्तर दिया। अब पयाग को मालूम हुआ कि उसकी मड़ैया में आग लगी हुई है। उसकी छाती धड़कने लगी। इस मड़ैया में आग लगाना रुई के ढेर में आग लगाना था। हवा चल रही थी। मड़ैया के चारों ओर एक हाथ हटकर पकी हुई फसल की चादर सी बिछी थी। रात में भी उसका सुनहरा रंग दलक रहा था। आग की एक लपट, केवल एक जरा सी चिंगारी सारे हार को भस्म कर देगी। सारा गांव तबाह हो जाएगा। इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के भी हार थे, वो भी जल उठेंगे। ओह, लपटें बढ़ती जा रही थी। अब विलंब का समय न था। पयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधों पर लोहबंद लाठी रख बेतहाशा मड़ैया की तरफ दौड़ा। मेढ़ों से जाने में चक्कर था, इसलिए वो खेतों में से होकर भागा जा रहा था। प्रतिक्षण ज्वाला प्रचंडतर होती जाती थी और पयाग के पांव और तेजी से उठ रहे थे। कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा न सकता था। अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता था पांव भूमि पर पड़ते ही नहीं। उसकी आंखें मड़ैया पर लगी हुई थी। दाहिने बाइने से कुछ न सूझता। इसी एकाग्रता ने उसके पैरों पर लगा दिए। न दम फूलता, न पांव थकते। तीन चार फरलांग उसने 2 मिनट में तय कर लिए और मड़ैया के पास जा पहुंचा। मड़ैया के आसपास कोई न था। किसने ये कर्म किया, ये सोचने का मौका न था। उसे खोजने की बात तो दूर थी। प्रयाग का संदेह रुक्मिणी पर हुआ, पर यह क्रोध का समय न था। ज्वालाएं कुचाली बालकों की भांति ठट्ठा मारती, धक्कम धक्का करती, कभी दाहिनी ओर लपकती, कभी बाईं तरफ। बस ऐसा मालूम होता कि लपट अब खेत तक पहुंची, तब पहुंची। मानो ज्वालाएं आग्रहपूर्वक क्यारियों की तरफ बढ़ती और असफल हो फिर दूने वेग से लपकती। आग कैसे बुझे, लाठी से पीट कर बुझाने का कोई गौ न था। ये तो निरी मूर्खता थी। फिर क्या, फसल जल गई तो वो किसी को मुंह न दिखा सकेगा। आह, गांव में कोहराम मच जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उसने उसने ज्यादा नहीं सोचा। गवारों को सोचना नहीं आता। प्रयाग ने लाठी संभाली, जोर से एक छलांग मारकर आग के अंदर मड़ैया के द्वार पर जा पहुंचा। जलती हुई मड़ैया को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चौड़ी मेड़ पर गांव की तरफ भागा। ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नियान हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धज्जियां उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे इसका ज्ञान तक न था।
एक बार एक मुठा अलग हो उसके हाथ पर गिरा, सारा हाथ भून गया, पर उसके पाँव पल भर भी नहीं रुके। हाथों में जरा भी हिचक ना हुई। हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था। पयाग की ओर से अब कोई शंका न थी। अगर भय था, तो यही कि मड़ैया का वह केंद्र भाग, जहां लाठी का कुंदा डालकर पयाग ने उसे उठाया था, जल न जाए, क्योंकि छेद के फैलते ही मड़ैया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्नि समाधि मग्न कर देगी। पयाग ये जानता था, हवा की चाल से उड़ा जाता था। 4 फरलांग की दौड़ है। मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए पयाग के सर पर खेल रही है। गांव की फसल पर उसकी दौड़ में इतना वेग है, ज्वालाओं का मुंह पीछे को गया, फिर उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लगा रहा। नहीं, अब तक तो बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता। एक फरलांग तो निकल गया। पयाग की हिम्मत ने हार नहीं मानी। दूसरा फरलांग भी पूरा हो गया। देखना, पयाग 2 फरलांग की ओर कसर है। पांव जरा भी सुस्त ना हो। ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंची और तुम्हारे जीवन का अंत। मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेंगी। तुम अनंत काल तक आहों की आग में जलते रहोगे। बस 1 मिनट और। अब केवल 2 खेत और रह गए हैं। सर्वनाश। लाठी का कुंदा निकल गया। मड़ैया नीचे खिसक रही है। अब कोई आशा नहीं। पयाग प्राण छोड़कर दौड़ रहा है। वह किनारे का खेत आ पहुंचा। अब केवल 2 सेकंड का मामला है। विजय का द्वार बस 20 हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है। उधर स्वर्ग है, इधर नर्क है, मगर वह मड़ैया खिसकती हुई पयाग के सिर पर आ पहुंची। वह अब भी उसे फेंक कर अपनी जान बचा सकता है, पर उसे प्राणों का मोह नहीं। वह उस जलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा है। उसके पांव लड़खड़ाए। ये क्रूर अग्निलीला नहीं देखी जाती। एकाएक एक स्त्री सामने के वृक्ष से नीचे दौड़ती हुई पयाग के पास पहुंची। ये रुक्मणी थी। उसने तुरंत पयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मड़ैया के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों पर ले लिया। उसी दम पयाग मूर्छित हो गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया था। रुक्मणी उसके अलाव को लिए 1 सेकंड में खेत के डांडे पर आ पहुंची, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया, कपड़ों में आग लग गई। उसे अब इतनी सुधि न थी कि मड़ैया के बाहर निकल आए। वो मड़ैया को लिए गिर पड़ी। इसके बाद कुछ देर तक मड़ैया हिलती रही। रुक्मणी हाथ पांव फेंकती रही। फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मणी ने अग्नि समाधि ले ली। कुछ देर के बाद पयाग को होश आया। सारी देह जल रही थी। उसने देखा, वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है। उठकर दौड़ा और पैरों से आग को हटा दिया। नीचे रुक्मणी की अधजली लाश पड़ी थी। उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और रोने लगा। प्रातःकाल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले गए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर बचा कुछ नहीं। कुछ तो आग ने जलाया था और कुछ कसर उसकी शोकाग्नि ने पूरी कर दी। धन्यवाद। ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी अग्नि समाधि। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप इस कहानी के बारे में अपने जो भी विचार मेरे साथ साझा करना चाहते हैं या फिर हमारे साथियों के साथ साझा करना चाहते हैं, मुझे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर लिखें। आपके संदेशों के इंतज़ार में आपकी दोस्त सुमन।